हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का डी पढ़ाया जा रहा है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में, यानी एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। ठीक है, और उसमें विशेष रूप से हम लोग मनुष्य में उत्सर्जन को ही समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का पूरा क्लास किडनी सिस्टम पे बेस्ड है, यानी वृक्क तंत्र, हमारा किडनी जो है कैसे काम करता है उस पर आधारित है। फिगर के साथ आपको समझाने वाले हैं, बट इससे पहले एक छोटी सी चीज आपको हम बता दें। देखिए, जब जंतुओं में उत्सर्जन की बात आती है तो हम आपको बता दें, जंतुओं को कोशिकाओं की संख्या के आधार पे दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर एनिमल, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेल्यूलर एनिमल। तो ये जो एक कोशिकीय जीव है इसमें, और देखिए अब यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव को भी आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक सरल बहुकोशिकीय जीव और एक जटिल बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए, ये जो एक कोशिकीय जीव है और ये जो सरल बहुकोशिकीय जीव है, यानी बहुकोशिकीय जीव में भी अगर सरल संरचना वाला होगा ना, तो उसमें भी उत्सर्जन का काम जनरली विसरण के द्वारा ही हो जाता है, यानी विसरण के द्वारा ही उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जटिल बहुकोशिकीय जीवों की बात करेंगे तो इसमें उत्सर्जन के लिए किसी खास उत्सर्जन अंग तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जटिल बहुकोशिकीय जीव में इसी में हम लोग मनुष्य को शामिल करते हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीवों में तो मनुष्य के जैसे जितने सारे भी जटिल बहुकोशिकीय जीव हैं, उसमें उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए, उसमें उत्सर्जन का काम करने के लिए एक विशेष अंग तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, एक विशेष ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, और इसी अंग तंत्र को उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। और इस उत्सर्जन तंत्र में बहुत सारे अंग मिलकर और उत्सर्जन तंत्र का निर्माण किए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है, बट हमें जनरली आज मनुष्य में उत्सर्जन को समझना है, इसलिए यहाँ पे हेडिंग हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मनुष्य में उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन की बात करेंगे तो बहुत सारे पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन करना पड़ता है। सांस जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, और यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक है उसको छोड़ना पड़ता है, तो उसको भी शरीर से बाहर निकालेंगे तो उस प्रक्रिया को भी हम उत्सर्जन ही कहेंगे। तो उसके लिए अलग अंग तंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़, जैसे मान लीजिए अनपचा भोजन है, यानी जो हम लोग भोजन ग्रहण किए रहते हैं उसमें जो भोजन का पचा हुआ भाग नहीं रहता, जो अनपचा भोजन होता है, उसको भी शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए एक अलग अंग तंत्र का विकास हुआ रहता है। ठीक है, या मान लीजिए कि जैसे यूरिन है, यानी जिसको हम मूत्र या पेशाब कहते हैं, यूरिन को अगर शरीर से बाहर निकालना है तो उसके लिए भी एक विशेष अंग तंत्र की व्यवस्था रहता है। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में जनरली यूरिन के उत्सर्जन के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम यूरिन के उत्सर्जन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यूरिन के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। यूरिन की अगर बात करेंगे तो यह यूरिन जो होता है यह मनुष्य का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य के लिए मनुष्य का एक प्रमुख, केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि अन्य जीवधारियों का भी एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ, और इसको किसी भी तरह से शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता रहती है। अब देखिए, यूरिन की बात करें तो ये खतरनाक क्यों होता है, ये हम आपको समझा देते हैं। ये डेंजर क्यों होता है, तो अगर इस शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाएगा ना, तो इससे क्षति है, शरीर को नुकसान है। ठीक है, मृत्यु की भी संभावना आ जाता है जब इस शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में कलेक्ट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जल भी एकत्रित रहेगा तो हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, तो यूरिन की अगर बात करेंगे तो यूरिन के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इसके घटकों का, तो यूरिन में तो सबसे पहले 95% जल ही होता है, यानी लगभग 95% यूरिन में जल ही होता है। ठीक है, और बाकी के जो 5% बचा ना, बाकी के 5% में यूरिया होगा। ठीक है, फिर यूरिक एसिड होगा, यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं, यूरिया भी काफ़ी जहरीला पदार्थ होता है, यूरिक एसिड भी बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, और इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और
और नॉन ऑर्गेनिक जो है इसमें पदार्थ और भी शामिल होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो ये बाकी के जो पदार्थ है ये 5% में आते हैं, बल्कि 95% जल ही पाया जाता है। तो ये सारे लगभग देखिए, अब इसमें ऐसा नहीं है कि यूरिन में जितने सारे पदार्थ पाए जाते हैं सारे खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं, बट जो यूरिन का उत्सर्जन हम लोग करते हैं, शरीर से जो बाहर निकलता है, उसमें सामान्यतः जो हानिकारक पदार्थ होता है उसी का परित्याग किया जाता है, उसी को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यूरिन का ये प्रमुख घटक के बारे में हम आपको बताएं तो देखिए, यूरिन के उत्सर्जन की जहां तक हम बात करें तो यूरिन के उत्सर्जन के लिए मनुष्य में वृक्क तंत्र को डेवलप किया गया है। मनुष्य में वृक्क तंत्र के माध्यम से, वृक्क तंत्र जिसको हम कह सकते हैं किडनी सिस्टम, किडनी जो होता है जो आपके पेट के पास होता है नीचे की ओर, तो किडनी सिस्टम के माध्यम से यानी वृक्क तंत्र के माध्यम से यूरिन के उत्सर्जन का काम किया जाता है, ठीक है। यूरिन का एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन का काम होता है। तो देखिए, इसमें केवल किडनी ही भाग नहीं लेता वृक्क का यूरिन का उत्सर्जन करने में, किडनी के अतिरिक्त, हालांकि इसमें मेन रोल किडनी का है, ठीक है। यानी किडनी जो है हमारे शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जन अंग है, किडनी हमारे शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जन अंग है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। किडनी का और कुछ काम नहीं है, किडनी का काम क्या है हमारे शरीर में कि जो यूरिन है उसका उत्सर्जन कराना। और देखिए, अगले क्लास में हम आपको विस्तार से इस चीज को समझाएंगे। हमारे शरीर में ये जो यूरिन होता है ना, सबसे पहली चीज कि ये जब किडनी में आता है ना तो वास्तव में ब्लड के रूप में आता है, और उस ब्लड में अतिरिक्त जल जब एकत्रित हो जाएगा, उस ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड या और भी जहरीले पदार्थ मिल जाएंगे, तो वह ब्लड आएगा कहाँ पे, किडनी के पास। किडनी उस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके जो उसका अच्छा वाला पार्ट होगा उसको शरीर के विभिन्न भागों में भेज देगा, और उसका जो जहरीला पार्ट होगा उसको यूरिन के रूप में चेंज करके और उसका उत्सर्जन करा देगा। यही वृक्क का काम है। ये अगले क्लास में आपको डीप में समझाएंगे, ठीक है, कि यूरिन वृक्क तंत्र कैसे काम करता है। आज के क्लास में जनरली हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को, रचना को समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, किडनी के अतिरिक्त यानी वृक्क के अतिरिक्त कुछ और भी अंग है जो उत्सर्जन में भाग लेता है। जैसे हम बात करते हैं यूरेटर का, कुछ और भी अंग है, जैसे यूरेटर है, ठीक है। दूसरा यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो इसमें रचना होता है वो होता है यूरेथ्रा, यानी किडनी के अंतर अतिरिक्त ये 3 अंग भी है जो यूरिन के उत्सर्जन में भाग लेता है। यूरेटर जो है ना, इसको हम कहेंगे हिंदी में मूत्रवाहिनी। फिर जो यूरिनरी ब्लेडर है इसको मूत्राशय कहा जाता है, और इसके बाद जो यूरेथ्रा है इसको मूत्र द्वार के नाम से, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं बट जनरली इंग्लिश वर्ड का यूज होता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता दें कि वृक्क तंत्र की रचना की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, समझिएगा ध्यान से। तो मनुष्य के ये जैसे फिगर हम यहाँ पे बनाए हैं, मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, एक ये वाला वृक्क है और एक ये वाला वृक्क है, यानी इधर वाला भी वृक्क है, किडनी है, और इधर वाला भी अगर हम देखेंगे तो ये भी वृक्क है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क जो है पाया जाता है, एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये हुआ, और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा दायां वृक्क। ये कौन सा वृक्क है, दायां वृक्क, और ये कौन सा वृक्क है, बायां वृक्क। एक जोड़ा है तो एक दायां साइड और एक बायां साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बायां वृक्क है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है, दायां वृक्क थोड़ा सा नीचे की ओर है। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें मनुष्य में जो बायां वृक्क होता है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं कि बायां वृक्क ये थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है, बल्कि दायां वृक्क जो होता है, दायां वृक्क ये थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, वृक्क के बारे में कुछ और चीज देखा जाए तो वृक्क, दोनों वृक्क जो होता है यानी प्रत्येक वृक्क ये ठोस होता है, मतलब ठोस पदार्थ के रूप में होता है। साथ ही साथ इसका कलर जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है, गहरा भूरा रंग का इसका कलर होगा या फिर लाल रंग का होगा। गहरा भूरा या लाल रंग का ये किडनी का जो कलर है वो होता है, और इसका शेप जो है, इसका साइज की अगर बात करें तो वो लगभग सेम के बीज के आकार का होता है। सेम जो सब्जी होता है ना उसके बीज के आकार का इसका शेप होता है, ठीक है। अब इसमें इसके लेंथ, ब्रेथ और लेंथ की इसकी बात करते हैं यानी इसकी लंबाई का, तो ये जो वृक्क है मनुष्य का प्रत्येक वृक्क, इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई।
इसकी अगर चौड़ाई की हम बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई जो होती है वह लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच होता है, और इसकी अगर मोटाई की बात करेंगे तो वह लगभग 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हुआ। अब इसके बाद आगे चले तो थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हुए हमें समझना है ब्रिक का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ब्रिक का जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रिक यानी किडनी जो है, ब्रिक के भीतरी सतह को, उसके भीतर वाला जो सतह है, उसके भीतरी सतह को, सरफेस को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, उसको हाइलम कहा जाता है। और आगे चलेंगे तो ये जो ब्रिक है ना, यहाँ पे देखिए धमनी अंदर की ओर आती है और सीरा इससे बाहर की ओर निकलता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, यानी धमनी अंदर की ओर ब्रिक में प्रवेश करती है और सीरा जो है ये ब्रिक से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इसमें जानना है कि अब क्या होगा कि प्रत्येक वृक्क से, समझिएगा, प्रत्येक वृक्क से एक यूरेटर निकलती है, प्रत्येक वृक्क से एक यूरेटर निकलती है। यूरेटर का मतलब क्या होता है, मूत्रवाहिनी। यूरेटर रियल में एक नालिका के रूप में होता है जो प्रत्येक वृक्क से निकलता है। अभी हम आपको बताएं कि जो अशुद्ध ब्लड वृक्क में आया हुआ रहता है, यानी किडनी में जो आया हुआ रहता है, किडनी करता क्या है कि उस अशुद्ध ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसको शुद्ध करता है, और उसका जो मतलब शुद्ध भाग होता है उसको फिर किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसका जो अशुद्ध भाग होता है उसको यूरिन के रूप में यहाँ से उत्सर्जन कराना है, यानी इसको बाहर निकालना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए अब क्या किया जाएगा कि प्रत्येक वृक्क से एक यूरेटर में निकलेगा। यहाँ से देखिए, जैसे ये वाला वृक्क है, इस वृक्क से एक यूरेटर निकलेगा कुछ इस तरह से। यूरेटर का मतलब क्या होता है कि यह एक पतली नालिका के समान, ऐसे एक नालिका के समान रचना होती है जो प्रत्येक वृक्क से बाहर की ओर निकलता है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से ये नली के समान एक रचना होगा जिसको हम यूरेटर कहेंगे, और ये दोनों वृक्क से, इस वृक्क से भी और इस वृक्क से भी, तो जो यूरिन बनेगा ना, वह यूरिन इसी नलिका के माध्यम से किडनी से बाहर की ओर निकलेगा। और ये जो यूरेटर है, ये यूरेटर आगे चलकर क्या होता है कि ये यूरेटर आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ जाता है। यूरेटर जो है आगे चलकर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ जाता है। ठीक है, ये आगे जाएगा ना, तो आगे बढ़ने के बाद फिर से ये यूरिनरी ब्लैडर से जाकर जुड़ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो लगभग इस प्रकार की रचना होती है, जहाँ पे, और देखिए यूरिनरी ब्लैडर में ही जाकर और यहीं पे, जैसे ये हो गया आपका यूरेटर, ये क्या हो गया, यूरेटर। ठीक है, जहाँ से यूरिन किडनी से बाहर की ओर निकलता है, फिर यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ये एकत्रित होता है, यानी जमा होता है, एकत्रित होकर रहता है, और फिर समय समय पर यहाँ पे यूरेथ्रा होता है जो एक छोटे से छिद्र के रूप में यहाँ से समय समय पर यूरिन जो है शरीर से बाहर निकलते रहता है, यानी इसका उत्सर्जन होते रहता है। तो इस प्रकार ये मनुष्य का किडनी सिस्टम हुआ, और जो हम आपको बताएं, और इस किडनी में ये जो 3 प्रमुख अंग है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसको भी समझाएं। तो ये किडनी सिस्टम का यानी वृक्क तंत्र का मतलब कंस्ट्रक्शन, किसके रचना की हम लोग बात किए, इसका बनावट कैसे होता है, और थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि इसका काम क्या है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि वृक्क तंत्र जो होता है यानी किडनी सिस्टम, इसका रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, या इसको वृक्क नालिका के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि नेफ्रॉन क्या है, वृक्क नालिका क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन करेंगे हम, और इसका काम क्या है इसको समझाएंगे, जिससे आपको किडनी का कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो पाएगा।